हेलो एवरीवन, कोकट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 9 और इससे पहले हम चैप्टर 8 तक करा चुके हैं और ये हम प्रत्येक वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ईवीएस का क्वेश्चन पहला है हमारा, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ए मनाली, नंबर 1 बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान और नंबर 2 पर दिया है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर और ऑप्शन सी दिया है असम। नंबर 3 हाउस बोट। ऑप्शन डी दिया है लद्दाख, मिट्टी के घर जिनकी कटीली झाड़ियों से छाई होती, मतलब ये कटीली झाड़ियों से छाई होती है मिट्टी घर। नंबर 5 पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, बात करें कि बांस के जो खंभों पर ऊंचे जो घर बनते हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं। बांस के जो खंभे होते हैं तो ये बनते हैं हमारे असम में, क्योंकि असम में ज़्यादा बारिश होती है। तो ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के लोग बांसों को गाड़ करके 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांसों को गाड़ के उन पर घर बनाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है उसका मिलान होगा हमारा नंबर 1 वाले से, यानी असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान में जो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों छाई होती हैं, मतलब ये नंबर 4 मिट्टी के घर जिनकी कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी जो छाई होती हैं, ये हमारा राजस्थान का है। अब बात करें मनाली। तो मनाली में क्या होता है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। मनाली मतलब पत्थर या लकड़ी से बने हुए होंगे। मनाली में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसी कारण वहाँ जो घर की छतें हैं वो ढालू टाइप से बनाई जाती हैं। अब बचा हमारा लद्दाख। लद्दाख में क्या है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मतलब ये लद्दाख में भी लेह लद्दाख में भी बहुत सारी बर्फ पड़ती है। तो देखते हैं ऑप्शन इसका। ऑप्शन पहला 3-1-5, ऑप्शन बी 4-1-2-3, ऑप्शन सी 2-5-1-4, ऑप्शन डी 2-4-1-5। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 2-4-1-5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता, शकरखोरा, बया या कलचड़ी, कौन सा इनमें से बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा होगा कैक्टस नहीं है, कैक्टस बनाता है। मतलब जो कैक्टस पक्षी है वो इनमें से किसके बीच अपना अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन है फाख्ता, शकरखोरा और बया, कलचड़ी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा फाख्ता। फाख्ता जो है, जो कैक्टस पौधे होते हैं उनके कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता। मतलब कहने का यह है
कि इनमें से कौन सा कीट है जो छत्ता बना करके एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन है ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ततैया या बर्रा ये छत्ते के साथ रहते हैं, चींटी भी झुंड में रहती है, दीमक भी बहुत सारे झुंड में रहती है, और मकड़ी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मकड़ी जो है अकेली रहती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से सम्मिलित होती है, संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से भी बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और इनकी जो छतें होती हैं मकानों की वो ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जहां मकान 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और उनकी छतें ढालू टाइप की होती हैं तो और वह अत्यधिक वर्षा होती है, तो बताइए ये मकान किस राज्य के गांव में होंगे। मतलब असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, असम। क्योंकि असम में जो है इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं और असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ही वहाँ जो है बांसों पर घर बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। क्वेश्चन नंबर 5। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए, बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच बस अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। ऑप्शन सी, बर्फ मुफ्त में मिलती है, इसकी कीमत अधिक होगी। ऑप्शन डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है। तो ये हमने ऑप्शन देखे, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जो एस्किमो है वहाँ इग्लू का जो निर्माण होता है वो बर्फ से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ की दीवारों के बीच बस अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए किसमें। ऑप्शन देखते हैं इसके, असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, असम में। ये घर असम में होना चाहिए क्योंकि असम में अत्यधिक बारिश होती है और इसीलिए यहाँ घर बांसों पे बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये पक्षी हो सकता है, मतलब कोई पक्षी है तो वो अपना जो घोंसला है बहुत ऊंची डाल पे बनाता है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, शकरखोरा, कलचड़ी, कौवा या फाख्ता। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। तो देखिए इनमें से सही उत्तर होगा हमारा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कौवा जो है वो अपना घोंसला ऊंची से ऊंची डाल पर बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से
झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें, मतलब किस लिए लीपा जाता है? जो गांव में दीवारें होती हैं और आंगन, वो गाय के गोबर से उसकी लिपाई क्यों की जाती है? कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने और बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो गाय का गोबर होता है उससे झोंपड़ी की दीवारें और फर्श को इसलिए लीपा जाता है ताकि जो कीटाणु हैं कीटों को उससे दूर रख सकें। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा, कीटों को दूर रखने के लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। बंदर, शेर, गधा, चूहे के घर क्रमशः हैं। ऑप्शन ए है घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा, बिल, पेड़, पेड़, गुफा, बिल, बिल, पेड़, गुफा। तो बंदर का घर कहाँ होता है? बंदर का घर होता है पेड़। और शेर कहाँ रहता है? शेर रहता है गुफा में। और गधा कहाँ रहता है? गधा रहता है बिल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेड़, गुफा, बिल। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड का निर्माण नहीं करता? कहने का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घर स्वयं नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है कौवा, कोयल, गौरैया या बुलबुल। कौन से इनमें से ऐसा पक्षी अपना घर नहीं बनाता? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोयल। कोयल जो है कभी भी अपना घर नहीं बनाती। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवार एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है जिससे वे चिकने रहें, घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए, दीवार एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो या कीट दूर रहें। तो ये क्वेश्चन जो है दो बार टाइप हो गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन डी, कीट दूर रहे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। हाँ तो दोस्तों मैं एक बात बतानी भूल गया, हमने कल जो वीडियो अपलोड की थी EBS यानी पर्यावरण अध्ययन की, तो उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया। उसमें NCF 2005 की जगह 2015 में टाइप हो गया है। जो हमारे टाइपिंग वाले सर हैं उनसे गलती से, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो उसे आप 2015 की जगह 2005 कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मुझे याद आ गया कि कल जो था वो उसमें मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। मतलब कौन कौन सी पर्वतों में है ये वाली सुरंगें? विंध्याचल है, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो इस क्वेश्चन का बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, यानी कि पश्चिमी घाट। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां से ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन ए हमारे नारियल, सेब, लीची, चीड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन ए हो जाएगा नारियल, क्योंकि रेहाना ने नारियल के वृक्ष देखे थे। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफर की दिशा क्या होगी? मतलब कोई व्यक्ति है जो गांधीधाम से होता हुआ अहमदाबाद वगैरह जाना चाहता है या जा रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए हमारा पहले दक्षिण में और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन सी पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन डी पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, अल बरूनी कौन था? ऑप्शन इस प्रकार है, एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन बी है, एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। ऑप्शन सी, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन डी, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, मतलब कहाँ कहाँ को जोड़ती है? मंगलौर और मुंबई को, कोची और गोवा को, कोमल और कोझिकोड को, अलपुझा और मंगलोर को। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो जो कोंकण रेल है वो हमारी मंगलौर और मुंबई को जोड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? बड़ौदा गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो ये पूछ रहे हैं कि जो भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय वो कहाँ खुलेगा? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बड़ौदा गुजरात। यानी जो रेल का जो विश्वविद्यालय है वो खुलेगा बड़ौदा और गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? मतलब भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है अमृतसर, गोरखपुर, काठगोदाम, कानपुर। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अभी फिलहाल में ही ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इनमें से कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में ये ग्रीन रेल कॉरिडोर योजना शुरू की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? मतलब जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, उनमें एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन ए है पीवी नरसिंह राव, ऑप्शन बी है आई के गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, और ये पीवी नरसिंह राव है, ये इंद्र कुमार गुजराल है। ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी वो माननीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 21, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मतलब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, या महामार्ग भी कह सकते हैं हम इसे। तो पहला है NH4, दूसरा है NH44 और तीसरा है NH10 और चौथा है NH5। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे जो 44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, नेशनल हाईवे 44।
क्वेश्चन नंबर 22, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? मतलब हमारे भारत में सुरंगें तो वैसे बहुत सारी हैं, रेल सुरंगें, लेकिन सबसे लंबी कौन सी रेल सुरंग है? ऑप्शन बी है करबुदे, ऑप्शन ए है मतलब ऑप्शन ए करबुदे, ऑप्शन बी नाथुवाड़ी, ऑप्शन सी पीर पंजाल और ऑप्शन डी है हमारा टाइक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए सबसे बड़ी जो भारत में रेल सुरंग है वो है हमारी पीर पंजाल। तो ऑप्शन सी जो है हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीर पंजाल जो है 11.2 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी परिवहन रेलवे सुरंग है। भारत में एकमात्र मीटर गेज वाला रेलवे सुरंग है ये, और जो कश्मीर से क्वाजीगुड़ एवं बारामूला तक जाती है, मतलब जो इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मतलब ऐसा बंदरगाह जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता हो। ऑप्शन इस प्रकार है, मुंबई हो गया, कलकत्ता, कोची या टूटीकोरिन। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो कोलकाता में क्या है? कोलकाता में ज्वारीय बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। कोलकाता में ज्वारीय बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। और कोची यानी कोचीन क्या है? कोची में अरब सागर की रानी एवं पूर्व का वेनिस उपनाम है। अच्छा आप बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई में है कृत्रिम पतन में निर्मित, मतलब कृत्रिम पतन 1859 में निर्मित मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा पतन है, मतलब बंदरगाह है। अब आता है हमारा विशाखापट्टनम। तो देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है और डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। तो हमें इस क्वेश्चन का उत्तर देखना है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है मुंबई। मुंबई में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? मतलब हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारे हवाई अड्डे हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो जो सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा, देहरादून हवाई अड्डा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए वैसे तो देहरादून वाला भी ऊंचाई पे बना हुआ है, लेकिन जो लेह हवाई अड्डा है, जो लेह लद्दाख में हवाई अड्डा है, वो भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पे बना हुआ हवाई अड्डा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लेह हवाई अड्डा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा जाता है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। मतलब जो हमारा भारत का दैनिक मौसम मानचित्र है वो कहाँ छापा जाता है, ये हमें पता करना है। तो ऑप्शन हमने बता दिए, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पुणे। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? तो देखिए जो दैनिक मौसम मानचित्र है भारत का वो पुणे में छापा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल पाई जाती है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां सर्वाधिक ट्यूबवेल पाई जाती हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, भारत, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल पाई जाती हैं वो भारत में पाई जाती हैं, क्योंकि भारत में अधिकतर खेती होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो भूमि है वो अधिकतर समतल है, तो इसीलिए यहाँ अधिक ट्यूबवेल पाई जाती हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? चकोरा तट, दीप तट, अबसा तट या मरीना बीच। मतलब सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? तो देखिए भारत में सबसे लंबा जो तट है वो हमारा मरीना बीच है।
सबसे लंबा तट कहाँ है हमारा? मरीना बीच है। भारत में सबसे लंबा तट मरीना बीच है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में माना जाता है? लेक मतलब झीलों का शहर कह सकते हो एक तरह से, जहाँ झीलें ज़्यादा पाई जाती हूँ। ऑप्शन इस प्रकार है, नैनीताल, शिमला, सिक्किम और यह है माथेरन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, शिमला में तो बर्फ ज़्यादा पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो झीलें पाई जाती हैं वो हमारे नैनीताल में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर ऑप्शन ए, नैनीताल में अधिकतम झीलें पाई जाती हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29, बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? मतलब जो बौना रूप होता है उसमें वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा बॉन्साई, ऑप्शन बी इकेबाना, ऑप्शन सी बामन, ऑप्शन डी एट्यूलेशन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को बोनजाई कहते हैं। ये जिबरेलिन्स नामक पादप हार्मोन बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये जो हमने बताया अभी, ये हार्मोन जो है जिबरेलिन्स नामक जो पादप है, जो बौने वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई में बढ़ने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बोनसाई, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? मतलब भारत का जो ऊपरी भाग को, जो पश्चिमी तट के ऊपरी भाग उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है कोडांग तट, कोरोमंडल तट, मालवाड़ तट, गोदावरी तट। पता है इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, जो हमारा पश्चिमी तट के ऊपरी भाग है भारत में, उसे हम कहेंगे कोंकण तट। इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो में जो मिस्टेक हुई है तो उनके लिए क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको कोई कमी दिखाई दे तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।